मणि के पूछने पर जितिन हंस पड़ा। मणि के पूछने पर जितिन हंस पड़ा। मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना और बर्फीला नहीं मिलेगा। तो बर्फीला जो शब्द है बड़े हुए पेट वाला, यानी जिनको चर्बी है, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो है सभी लोग क्या है, थोड़े से हार्ड वर्क करने वाले हैं, तो उनका शरीर जो है गठीला रहता है। तो ऐसा जितिन ने बताया। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, क्योंकि जितिन वहाँ का लोकल है, तो वो बता रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कठोर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, साथ में ही घर का जो कार्य है उसमें भी हाथ बटाते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे, यानी जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो रास्ते और सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, यानी गाड़ी जितना महाती है रास्ते में इतना ही बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, अलर्ट कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान, बोकू यानी जो सिक्किम का जो पोशाक है उसको कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो है प्रश्न, ये जो बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों की जो मेहनत है, उससे संबंधित भी वो लोग बना के पूछ सकते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका जीवन और आपके जीवन में क्या अंतर है। ऐसा भी वो बना सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा है, उनकी जो शिक्षा है, या उनका जो जीवन है और आपका जो जीवन है उसमें क्या अंतर है और उसमें सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न ही वो लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना। अगर आपको पूरी स्टोरी मालूम है लेसन की तो आप दे सकते हैं आंसर आराम से। हाँ, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक हवा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यानी लेखिका कह रही कि इतनी दुर्गम जगह पर भी इतनी सुंदर युक्ति उन्होंने देखी, तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इतने कठोर परिश्रम करने के बाद में भी इतनी सुंदर जो स्त्री उन्होंने ये युक्ति है उनको देखा। योमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती, बस्ती यानी गांव लायोंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायोंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी
के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियां से घुंघरुओं की रुनझुनाहट से आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है, यानी अपना अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही, पेज नंबर 25 पर देखिए आप, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में, यानी भीतर की जो भी बुराइयां हैं वो बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। तो शाम के समय वो लोग अपना टाइम पास करने के लिए जिस जगह पर ठहरे थे, तो अपना जो भी गाना गुनगुनाना है, जो भी नृत्य करना है, उसी का भी लेखिका ने वर्णन किया है। लायुंग की सुबह, जो जगह पर वो ठहरे हुए थे, सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन वहाँ पर क्या था? पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। तो ये वहाँ के लोकल लोगों का जीविका चलाने का, पालन पोषण करने का उनका जो धंधा है वो ये था। तो ये भी ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो जीवन यापन करने का जो साधन है वो क्या था? पहाड़ी आलू करते थे लोग, वहाँ की जो खेती है, धान भी करते थे कुछ जगहों पर, और साथ में जो दारू भी बनाते हैं पीने के लिए लोग, तो देसी दारू जो है उसको भी बेच के वो अपना जीवन यापन करते थे। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। लेखिका कह रही है कि सुबह में अकेले ही टहलने के लिए निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। तो हम जब जाते हैं घूमने के लिए हिमालय पर या जो भी क्षेत्र है ऐसे जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो हम उसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जो पहाड़ मैदानों में रहने वाले हैं तो
उसी दृश्य को देखने के लिए, उस नज़ारे को देखने के लिए ये वहाँ जाते हैं। आपने भी देखा होगा ये जगह, कई बच्चों ने देखा होगा, गए होंगे घूमने के लिए, कई बच्चे जाते रहते हैं पेरेंट्स के साथ में, तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी ये जगह। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, यानी और थोड़ी सी ऊंचाई पर, करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया था, यानी खा लिया था, जो घास है उसको। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हम अब हमारा सफर कटाऊ की ओर। कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था, जो लायुंग से 500 मीटर की ऊंचाई पर था, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, और पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास, यानी एकदम रास्ता सकरा था, बहुत ऊंचाई पर वो चल रहे थे। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स, स्पीड। थोड़ी ही दूरी आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टले। क्योंकि जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थी ताकि लोग क्या है उसको पढ़कर सावधान हो जाए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, जो कोहरा है वो हटा, और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, यानी उनका तुरंत उसने बात को काटी, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है, यानी कटाऊ उससे भी अच्छा सुंदर जगह है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, लेखिका ने जवाब दिया, राम रोचो। तो इसमें जो है अच्छा, राम रोचो शब्द जो है उसका अर्थ भी दिया है, अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सैंदई मलाई सताउंचु, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। उसका अर्थ दिया इसमें,
चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता, इसमें कुछ जो नेपाली शब्द है उनका भी प्रयोग किया गया है और उसका जो है उसका अर्थ भी स्पष्ट ला रहे तुरंत वो साथ में कोष्टक में या नीचे स्टार डाल के करते हैं। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितिन के मन पर भी छाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। तो वहाँ का जो दृश्य है बर्फ का, उसमें वो लोग जो गए थे लेखिका के साथ में और भी सैलानी थे, तो वो क्या है उस बर्फ का आनंद उठा रहे थे। वहाँ जो भी उनको जो फोटो लेने थे या उसमें खेलना था वो सब, क्योंकि उनको वहाँ भरपूर बर्फ मिल गई थी। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। तो इसमें लेखिका ने क्या है कई शब्दों को इस तरीके से यात्रा वृत्तांत में किया है कि उसको थोड़ा सा उनको व्यंग के रूप में किया है, कई को ग्रामीण क्षेत्रीय जो शब्द है उनके रूप में प्रयोग किया गया। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, योमथांग और झांगो लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगो की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर वहाँ दुकानें भी नहीं थी। दन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। वहाँ का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो इतना सुरम्य था, इतना शांत था कि जिसके मन में भी कोई भी तामसिक या कोई भी बुराई हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, वो सब नष्ट हो जाता है और वो भी एक शांत मन से वहाँ पर रहना चाहेगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने शिव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगासा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो जल संचय का चक्र है कि अभी सर्दियों में बर्फ है, ठीक है, गर्मियों में यही बर्फ पिघल करके पानी फिर भाप बन के फिर वापस बारिश फिर जम जाती है। तो ये एक जल संचय का एक जल चक्र जो है ये प्रकृति अपने आप कर लेती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नमाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो लेखिका को अचानक
इस इतनी अद्भुत सुंदरता के बीच में उनके मन में एक दुख था, एक पीड़ा थी। जो पत्थर तोड़ती जो औरतें हैं वहाँ की, जो अपने बच्चों को भी पीठ पर बांध करके इन पहाड़ों पर दुर्गम रास्ता बनाती है, उसका लेखिका ने जिक्र किया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियां उनको दिखाई दी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। लेखिका ने एक फौजी से पूछा। वह हंस दिया। पेज नंबर 28 पे देखिए बच्चों। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फौजी ने क्या उत्तर दिया कि आप लोग चैन की नींद सो सके इसलिए हम इतनी ठंड में यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, एक शिक्षा से संबंधित आ सकता है, जो बच्चों का एजुकेशन है, जिसमें बच्चे पहाड़ी जो बच्चे हैं वो कितनी दूर तक, कितनी किलोमीटर तक पैदल चलते हैं बच्चों। एक प्रश्न इसमें जो है वहाँ की जो औरतें हैं जो इतना कठोर परिश्रम करती है उससे संबंधित एक ये भी प्रश्न बनता है। ये जो फौजी है जो वहाँ पर सीमा पर पहरा देते हैं ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, हम चैन की नींद सो सके, इसलिए वो लोग रात दिन जागते हैं और पहरा देते हैं इतनी। तो इस पर भी आपके सुझाव को लोग पूछ सकते हैं। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, सर्दी के महीने में हमारे ये जवान होश और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सक्रिय घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन की अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए, यानी अपना जीवन पहले ही उनका खत्म हो गया। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाली। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, यानी तुरंत आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में ही दिखेगा पूरी घाटियों फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, क्योंकि कटाव का जो दृश्य वो देख के आए उसके बाद में उनको युमथांग का जो दृश्य है वो थोड़ा सा फीका लगा, क्योंकि वहाँ बर्फ नहीं थी। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतनी नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था।
जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लास्ट देखिए, अभी लास्ट पेज हमारा 29। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितिन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा, तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो ये आस्था है, धार्मिक आस्था। ठीक है, तो हमारे भारत देश में तो कई धर्मों के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्थाएं होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। ऐसे उनकी धार्मिक आस्था है कि यहाँ देवी देवताओं का स्थान है और यहाँ कोई भी गंदगी फैलाएगा, खेदुम की बात है ये, तो ये मर जाएगा। तो ऐसा बताते हैं। तो ये सब आस्थाएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है गंदगी फैलाएगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि पीपल का जो पेड़ है उसको मत काटिए, उसमें देवताओं का निवास है। ठीक है, उसमें देवता बसते हैं। लेकिन कुछ न कुछ जो पुराने लोग हैं उन्होंने ऐसी जो धारणाएं बनाई, उसके पीछे कुछ तो कारण है, कुछ तो सख्त कुछ चीज़ें। जैसे पीपल के पेड़ को रात में उसके नीचे मत जाओ, ठीक है, या उसको काटो मत, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए उसको किसी ने बुजुर्ग बुद्धिमान आदमी ने बताया होगा कि इसमें देवता का निवास, इसको काटो मत, पाप लगेगा। तो ये सब आस्थाएं हैं अलग अलग उसकी। तो वहाँ पर भी एक आस्था बनी हुई है कि यहाँ पर गंदगी डालेंगे तो मर जाएगा। हम भी तो देखो, एक आस्था ये भी है कि हम गंगा में डुबकी लगाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। धुलते नहीं है ना ऐसा, लेकिन आस्था तो है लोगों की कि धुल जाएंगे। क्योंकि आप पाप करो, किसी को मार के जाओ और वहाँ जाके नहा लो, तो वो धुल जाएगा क्या? नहीं। लेकिन हमारी जो देश में कई धर्मों के लोग हैं तो आस्था वाले उसको मानते हैं। उसमें पहले भी ऐसा था, मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ साक्षात ब्रह्म को मानते हैं, कुछ सगुण भक्ति के, कुछ निर्गुण के हैं। जैसे कबीरदास जी नहीं मानते थे, मैंने पहले आपको बताया। सूरदास है, मीराबाई ये मानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। कुछ लोग मूर्ति में नहीं करते। अलग अलग धर्मों की आस्थाएं होती है। तो ये जो खेदुम है, इस जगह पर भी ऐसे एक धारणा है कि यहाँ पर गंदगी डालेगा तो मर जाएगा। देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने जीव निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, जितिन ने बताया। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कहिए। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब होता है पहाड़। गंगटॉक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीव आगे बढ़ने लगती है। तो ये बच्चों, आपका ये लेसन पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न है उनको मैं, आप चाहेंगे तो बोर्ड पर भी लिखवा दूंगा या बोल कर डिक्टेट कर दूंगा, जैसा आपकी मर्जी है। इसमें
जो प्रश्न है वो बना के आएगा, कोई भी लेसन से आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, 2 या 3 प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट इसमें से सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, या 4 प्रश्न जो भी होंगे, और प्रश्नों को मैं आपको डिक्टेट करके इसको समझा के फिर हम अगली क्लास में जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी है क्षितिज का है या कृतिका का होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके चिल्ड्रंस, कोई भी डाउट इसमें था नहीं, ऐसी कोई चीज थी नहीं। थैंक यू सर। ओके।